नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है हिमांशु गुप्ता। आज मैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया की पार्ट 2 सीरीज़ लेके आ गया हूं, जिसमें कि हम डिफरेंट कमिटीज़ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात करेंगे। जब हम कमिटीज़ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात करते हैं तो इसमें मेजर 3 कमिटीज़ बनी थी, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को डिफरेंट उसके टास्क को टैकल करने वाली थी। उन चीज़ों को एक वे में एक सुरक्षित तरीके से रख के हर एक टॉपिक्स को कवर करने वाली थी, जिसके बाद कि हमारा एक ड्राफ्ट तैयार हुआ था, जो कि वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जिसमें कि सभी प्रोसीजर सभी चीज़ें उसमें लिखी हुई थी। तो कमिटीज़ की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहला जो कमेटी आता है दोस्तों, वो है मेजर कमेटी। मेजर कमेटी में सबसे पहली आती है बात यूनियन पावर कमेटी की। यूनियन पावर कमेटी को दोस्तों जवाहरलाल नेहरू इसको लीड कर रहे थे, जवाहरलाल नेहरू। दूसरा आता है यूनियन कॉन्स्टिट्यूएंट कमेटी। यूनियन कॉन्स्टिट्यूएंट कमेटी में जवाहरलाल नेहरू, एक बार फिर से इसको उन्हीं को ये जिम्मेदारी दी गई थी। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो उसमें सरदार पटेल जी को जिम्मेदारी दी गई थी। ड्राफ्टिंग कमेटी की बात करते हैं तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब को ये जिम्मेदारी दी गई थी। एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटीज़ एंड ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरियाज़ की बात करते हैं तो सरदार पटेल इसमें से एक बार फिर इसको हेड कर रहे थे। ये जो एडवाइजरी कमेटी थी ऑन फंडामेंटल राइट जो कि हमारे हैं, उसको माइनॉरिटीज़ के जो कि कुछ राइट्स हैं, ट्राइबल्स के जो राइट हैं, और कुछ ऐसे हमारे भारत देश में बहुत से कुछ ऐसे एक्सक्लूडेड एरियाज़ होते हैं जिसको कि प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इन सभी के लिए एक स्पेशल कमेटी बनाई गई थी दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि एडवाइजरी कमेटी यहाँ पे है, जिसको कि सरदार पटेल साहब ही लीड कर रहे थे। ये जो एडवाइजरी कमेटी थी दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा आपको कि 5 सब कमेटीज़ में ये डिवाइड हुई थी। पहला जो उस 5 कमेटीज़ में सबसे पहला जो कमेटी था वो फंडामेंटल राइट सब कमेटी थी, जिसको कि JB कृपलानी साहब लीड कर रहे थे। दूसरा है माइनॉरिटी सब कमेटी, जिसको कि HC मुखर्जी साहब लीड कर रहे थे। तीसरा है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्राइबल एरिया एंड असम एक्सक्लूडेड एंड पार्शली एक्सक्लूडेड एरिया सब कमेटी। इसको दोस्तों गोपीनाथ बरदोई जो थे वो इसको लीड कर रहे थे। अब बात आती है चौथा, ये एडवाइजरी कमेटी के चौथी कमेटी सब कमेटी में बात आती है। तो दोस्तों इसमें एक्सक्लूडेड एंड पार्शली एक्सक्लूडेड एरिया अदर देन दोस इन असम सब कमेटी थी, जिसको कि AV ठक्कर लीड कर रहे थे। और इसी में पांचवा जो सब कमेटी है वो है नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर ट्राइबल एरिया सब कमेटी। ठीक है दोस्तों, ये इतनी कमेटीज़ पहले ये सब कमेटीज़ बनी थी एडवाइजरी कमेटी की। उसके बाद दोस्तों जो हम मेजर कमेटीज़ में छठा जो कमेटी था जिसको कि हम पढ़ रहे थे वो था रूल ऑफ प्रोसीजर कमेटी, जिसको कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब लीड कर रहे थे। उसके बाद आता है स्टेट्स कमेटी। इस स्टेट कमेटी को जवाहरलाल नेहरू साहब लीड कर रहे थे। ये स्टेट कमेटी इसलिए बनाई गई थी कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन जाएगा, जब हम सभी चीज़ों को रूल्स और रेगुलेशन के हिसाब से फॉलो करेंगे, तो कुछ न कुछ किसी न किसी समय हर एक स्टेट और स्टेट के बीच में कुछ न कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, जिसको कि सॉल्व करने के लिए भी एक कमेटी बनी थी, जिसको कि जवाहरलाल नेहरू साहब लीड कर रहे थे। फिर आता है दोस्तों स्टीयरिंग कमेटी। स्टीयरिंग कमेटी को लीड कर रहे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की मेजर कमेटी की। अब बात आती है माइनर कमेटीज़ की। माइनर कमेटी में दोस्तों एक मिनट, माइनर कमेटी में दोस्तों टोटल 13 कमेटी बनी थी, जिसमें से कि सबसे पहला है फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी, जिसको कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हेड कर रहे थे। क्रेडेंशियल कमेटी बनी थी, जिसको कि अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर हेड कर रहे थे। हाउस ऑफ कमेटी बनी, जिसको कि B पत्ताभी सित्तारमैया हेड कर रहे थे। ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी बनी, जिसको कि डॉक्टर KM मुंशी हेड कर रहे थे। HOC कमेटी बनी ऑन द नेशनल फ्लैग। नेशनल फ्लैग कैसा हो, उसके नेशनल फ्लैग के रूल्स रेगुलेशंस क्या होंगे, क्या लोगों को फॉलो करने होंगे, उन सब चीज़ों को देख रहे की कमेटी जो बनी उसको हेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब कर रहे थे।
कमेटी ऑन द फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब इसी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो कि ये सभी कमिटीज़ बना रही हैं, जिसमें कि सभी लोग इलेक्टेड मेंबर्स हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करेंगे, और इन्हीं सब फंक्शन को, इसी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के ही फंक्शंस को देख रेख करने के लिए कि क्या सब चीज़ें सही से वर्क कर रही हैं कि नहीं, इसके लिए एक कमेटी बनाई गई जिसको कि जीवी मावलंकर साहब लीड कर रहे थे। एड एचओसी कमेटी बनाई गई ऑन द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट से रूल्स रेगुलेशंस को मेंटेन और बनाने के लिए एक कमेटी बनाई गई जिसको कि लीड कर रहे थे एस व्रताचारी। कमेटी ऑफ द चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस बनाए गए, बी पत्ताभी सिद्धारमैया इसको लीड कर रहे थे इस कमेटी को। एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई फाइनेंशियल प्रोविज़न ऑफ द यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन को लेके, जिसको कि नलिनी रंजन सरकार लीड कर रही थी। लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमीशन बनाई गई जिसको कि एस के डार साहब लीड कर रहे थे। दोस्तों मैं आपको यहाँ पे बहुत ही ज़रूरी चीज़ बताता चलूँ कि एस के डार साहब असेंबली के मेंबर नहीं थे। जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्टेड मेंबर्स आए थे, उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के एस के डार साहब उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर नहीं थे। जी हाँ दोस्तों, वो मेंबर नहीं थे, लेकिन तब भी इनको ये एक जिम्मा दिया गया था कि वो लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमीशन के कमेटी को हेड करें। 11वां दोस्तों है स्पेशल कमेटी ऑफ द एग्जामिन टू ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन। जो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन, जो ड्राफ्ट हमारा बन के तैयार होने वाला था, उसके लिए भी एक स्पेशल कमेटी बनाई गई थी जो कि इस सब चीज़ों को एग्जामिन करे, और इसको जवाहरलाल नेहरू साहब हेड कर रहे थे। फिर उसके बाद आता है प्रेस गैलरी कमेटी। प्रेस गैलरी कमेटी को उषा नाथ सेन हेड कर रहे थे। एड एचओसी कमेटी ऑन सिटीजनशिप पे बनाई गई जिसको कि एस व्रताचारी हेड कर रहे थे, और एस व्रताचारी भी दोस्तों असेंबली मेंबर नहीं थे। जी हाँ, ये भी असेंबली मेंबर नहीं थे, लेकिन इनके क्वालिफिकेशन, इनके नॉलेज के आधार पर इनको कमेटी में रखा गया था। इन सब चीज़ों के बाद दोस्तों आता है ड्राफ्टिंग कमीशन, ड्राफ्टिंग कमेटी। यहाँ पे क्या कह रहा है, ड्राफ्टिंग कमेटी को अगर हम लोग देखते हैं तो इन ऑल दिस कमिटीज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कमेटी इज़ ड्राफ्टिंग कमेटी। सभी जितने भी हमने मेजर कमेटी और माइनर कमेटीज़ पढ़ा, उन सब में से सबसे ज़रूरी कोई कमेटी थी तो वो थी ड्राफ्टिंग कमेटी। और ये ड्राफ्टिंग कमेटी दोस्तों 29 अगस्त 1947 में बनी थी। 29 अगस्त 1947 डेट आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। कहीं भी आप लोग कोट कर देंगे इस डेट को किसी आंसर में, आपके मार्क्स बढ़ने ही बढ़ने हैं। या तो आप किसी एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन टाइप एग्ज़ाम्स दे रहे हैं तो उसमें अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको आसानी होगी चीज़ों को समझने में और तुरंत क्वेश्चन को आंसर जानने में। फिर इसके आगे क्या कहता है कि दिस कमेटी मेड विद इंटरेस्टेड विद द टास्क ऑफ प्रिपेयरिंग अ ड्राफ्ट ऑफ द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो ड्राफ्ट कमेटी बन रही थी, ये ड्राफ्ट जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नया बनने जा रहा था उसके ड्राफ्ट को प्रिपेयर करने के टास्क को लेके बन रही थी। उनका बस यही टास्क था इस ड्राफ्टिंग कमेटी का कि एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट प्रिपेयर किया जाए। इसमें नियरली 7 मेंबर्स थे दोस्तों। सबसे पहले डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब जो कि चेयरमैन थे इस ड्राफ्टिंग कमेटी के। दूसरे थे दोस्तों एन गोपाल स्वामी अयंगर साहब। तीसरे थे सैयद मोहम्मद सदुल्ला। चौथे थे डॉक्टर के एम मुंशी। पांचवें थे अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। छठे थे टी कृष्ण अमाचारी। सातवें थे एन माधवा राव। ये 7 मेंबर दोस्तों आपके ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर्स थे, ये सातों। फिर आगे कहता है कि ये जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी ना, आफ्टर टेकिंग कंसिडरेशन ऑफ वेरियस कमिटीज़, जो और 2 हमारी कमिटीज़ थीं, उन सभी के कंसिडरेशन, उन सभी के सुझाव को लेके एक ड्राफ्ट को प्रिपेयर्ड किया, और वो सबसे पहला ड्राफ्ट बना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, जो कि पब्लिश्ड हुआ फरवरी 1948। ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसको कि आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि पहला ड्राफ्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का 1948 फरवरी में पब्लिश्ड हुआ था। इस ड्राफ्ट को बनाने में 8 महीने लग गए थे। 8 महीने लग गए थे इस ड्राफ्ट को प्रिपेयर करने में।
The constitution was adopted on 9 दोस्तों पहला जो ड्राफ्ट था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो फरवरी 1948 में बना, और पीपल ऑफ इंडिया को 8 महीने दिए गए इस ड्राफ्ट को डिस्कस करने के लिए कि क्या इसमें कुछ चेंजेस किए जा सकते हैं, क्या इसमें कुछ एड ऑन किया जा सकता है। और दोस्तों इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, जो कि 8 मंथ्स दिए गए थे लोगों को और अदर कमिटीज़ मेंबर्स को कि आप इसमें अमेंडमेंट करना चाहें कुछ तो हमें सुझाव दे सकते हैं। तो दोस्तों सभी पब्लिक कमेंट्स को, क्रिटिसिजम्स को और सजेशंस को ड्राफ्टिंग कमेटी ध्यान में रख के एक सेकेंड ड्राफ्ट बनाती है, और वो सेकेंड ड्राफ्ट दोस्तों अक्टूबर 1948 में बन के पब्लिश्ड होता है। अक्टूबर 1948 में दूसरा ड्राफ्ट पहला ड्राफ्ट कब था? फरवरी 1948। दूसरा ड्राफ्ट कब आया? अक्टूबर 1948 में दूसरा ड्राफ्ट आया। ये जो ड्राफ्ट है, और जो अक्टूबर 1948 मीन्स की जो सेकेंड ड्राफ्ट था, वो ड्राफ्ट बनाने में ड्राफ्टिंग कमेटी केवल 6 महीने का समय लेती है, और केवल 141 दिन उस 6 महीने में बैठ के इस ड्राफ्ट को क्रिएट की करती है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की कमेटीज़ की बात, जिसमें कि मैंने आपको 3 मेजर कमेटीज़ को बताया जो कि इस कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोपोज करने वाली थी, ड्राफ्ट बना के तैयार करने वाली थी, क्या क्या रूल्स प्रोसीजर इसमें रहने वाले हैं। जिसमें कि हमने बात किया मेजर कमेटी की, माइनर कमेटी की और ड्राफ्टिंग कमेटी की। अब मैं आपको कुछ और चीज़ें, महत्वपूर्ण चीज़ें बताने जा रहा हूँ, और ये मैं महत्वपूर्ण चीज़ें मैं लक्ष्मीकांत बुक से बता रहा हूँ, तो आप लोग इसको भी ज़रूर सुने। जिसमें कि हम इसके बाद ये बात करने जा रहे हैं कि ये जो ड्राफ्टिंग कमेटी बन गई और इन्होंने सब चीज़ें जो बनाई, ड्राफ्ट बनी, पहली बनी 1948 में, दूसरा बना 1949 अक्टूबर 1948 में, माफ़ कीजिएगा दोस्तों। तो इस सब के बाद ये सब जो प्रपोज़ल आ गए, तो फिर वो जो ड्राफ्ट था वो कॉन्स्टिट्यूशन का रूप कैसे लेता है वो अब हम जानते हैं। तो दोस्तों इसमें बात आती है कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब इंट्रोड्यूस द फाइनल ड्राफ्ट। 2 ड्राफ्ट को इंट्रोड्यूस करने के बाद बी.आर. अम्बेडकर साहब एक फ़ाइनल ड्राफ्ट फिर से असेंबली के सामने रखते हैं, और वो फाइनल ड्राफ्ट दोस्तों 4 नवंबर 1948 को फिर से वो एक फाइनल ड्राफ्ट रखते हैं। 4 नवंबर 1948 को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब द सेकेंड इसके इस और ये जो ड्राफ्ट था, देखो दोस्तों ड्राफ्ट तो बन गया, तीसरी बार में एक फाइनल ड्राफ्ट आया। अब इस ड्राफ्ट को क्या था ना कि रीड करना था, एक पेज वाइज पेज इस पूरे ड्राफ्ट को रीड करना था, देखना था कि क्या कुछ कहीं मिस्टेक नहीं न है, कहीं कुछ ऐड ऑन नहीं न करना है फिर से। तो इसकी जो फर्स्ट रीडिंग हुई थी दोस्तों वो 4 नवंबर 1948 को ही हुई थी, फर्स्ट रीडिंग हुई थी। फर्स्ट रीडिंग 4 नवंबर 1948 को ही थी। असेंबली का इस पे जनरल डिस्कशन चला था 5 दिन तक। इस फर्स्ट रीडिंग पे 5 दिन तक असेंबली जो थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इस पे 5 दिन तक डिस्कशन की थी, जो कि 4 नवंबर 1948 को फर्स्ट रीडिंग चालू हुआ था। 5 दिन तक इन्होंने रीडिंग की थी, तो वो 9 नवंबर 1948 को ख़त्म हुआ था। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद सेकंड रीडिंग चालू होती है। सेकंड रीडिंग में एक क्लॉज बाय क्लॉज का मतलब है कि एक एक आर्टिकल को वो लोग एकदम एक एक वर्ड रीड करना चालू करते हैं। और ये जो सेकंड रीडिंग है, सेकंड रीडिंग जो है वो क्लॉज बाय क्लॉज चालू होती है। और वो कब चालू होती है? वो 15 नवंबर 1948 को वो दोस्तों चालू होती है क्लॉज बाय क्लॉज रीडिंग। और ये जो क्लॉज बाय क्लॉज रीडिंग सेकेंड रीडिंग चालू होती है 15 नवंबर 1948 को चालू होकर 17 अक्टूबर 1949 को ख़त्म होती है। 17 अक्टूबर 1949 को ख़त्म होती है। 1948 को चालू हुई
और 17 अक्टूबर 1949 को ख़त्म हुई। दोस्तों आप समझ सकते हैं कि क्लॉज बाय क्लॉज रीडिंग करने में कितना ज़्यादा समय लगा। फिर इसके बाद क्या होता है कि इस जो रीडिंग में ये जो सेकेंड रीडिंग का फेज था, इसमें 7653 अमेंडमेंट्स के सुझाव रखे गए असेंबली के सामने, लेकिन उसमें से केवल 2473 जो एक्चुअली अमेंडमेंट्स थे उनको ही डिस्कस किया गया असेंबली में। फिर से थर्ड रीडिंग चालू होती है। थर्ड रीडिंग स्टार्ट होती है 14 नवंबर 1949। 14 नवंबर 1949 को दोस्तों थर्ड रीडिंग चालू होती है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब एक मोशन को पास्ड करते हैं और वो कहते हैं कि द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड। थर्ड रीडिंग में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब एक मोशन पास करते हैं, मतलब असेंबली के सामने ये सबको अनाउंस करते हैं कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा वो सेटल्ड हो गया है, बन चुका है और असेंबली के द्वारा ये पास्ड भी किया जा चुका है। और ये जो मोशन था ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन का, वो डिक्लेयर्ड हुआ था 26 नवंबर 1949 को। जी हाँ दोस्तों, ये जो बी आर अम्बेडकर साहब ने जो अनाउंसमेंट की उस दिन था 26 नवंबर 1949। कॉन्स्टिट्यूएंट हमारा बन के तैयार हुआ था। उसी दिन पूरे असेंबली और प्रेसिडेंट सब ने उस पर साइन कर दिया था। आउट ऑफ ए टोटल 299 मेंबर ऑफ द असेंबली, only 284 were actually present on that day and signed the constitution। 299 टोटल मेंबर्स में से 284 मेंबर्स उस दिन प्रेजेंट थे और उन सभी मेंबर्स ने उस ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन को साइन किया था, जिसको कि कॉन्स्टिट्यूशन एज ए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्वीकार कर लिया गया था 26 नवंबर 1949 को। और इसी दिन दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ कि प्रियम्बल भी जो था वो भी इसी दिन 26 नवंबर 1949 को एडॉप्ट किया गया था। इसी दिन वो भी अडॉप्ट कर लिया गया था। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया के बारे में मैंने पार्ट 1 भी पहले ही बना रखा है, आप ज़रूर उसको देखें जिससे कि क्लियर आपको चीज़ें और अच्छे से समझ में आ जाए। फिर इसको ये देखें, तभी आपको चीज़ें क्लियर होंगी कि कैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, कैसे उसके मेंबर्स इलेक्ट हुए, कैसे उसकी कमिटीज़ बनी जो कि ड्राफ्ट की कॉन्स्टिट्यूशन को, कैसे हमारा आखिरी में आके 26 नवंबर 1949 को ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बन के तैयार हो गया था। तो दोस्तों आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।